नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने नियोजन के अर्थ, नियोजन के महत्व व नियोजन की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम इस कक्षा में नियोजन की सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि नियोजन की कुछ सीमाएं होती हैं, अर्थात इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, कुछ उसके नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। ठीक यही बात नियोजन पर भी लागू होती है, सटीक बैठती है। पहले हमने कि नियोजन व्यवसायिक संस्थानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है, अर्थात सभी व्यवसायिक संस्थानों में नियोजन की आवश्यकता होती ही है। औपचारिक नियोजन के गतिविधियों के बिना प्रबंधन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। संस्थानों के लिए लक्ष्य प्राप्ति एक महत्वपूर्ण संकल्प होता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हमारी सभी गतिविधियां, हमारे सभी कार्यकलाप हमारी योजना के हिसाब से कभी कभी नहीं चलते, कभी कभी उसके उलट भी होता है। जिस प्रकार आपने सुना होगा, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। तो ये सब हमारी योजना के उलट भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिस प्रकार पर्यावरणीय परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पर्यावरणीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। कभी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा, आए दिन समाचारों में आता है भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, कभी बिजली कड़कने से कई मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, कभी सूखा, ये सब आप देखते हो। तो ये सब चेंजेस होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सरकारी हस्तक्षेप, कभी कभी कुछ नीतियां बनाई जाती हैं जो कि सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त जिनको नहीं हो पाती, तो उनके सरकारी हस्तक्षेप की भी उसमें योगदान रहता है। कानूनी नियमन, सभी व्यवसायिक नियोजन को ये सब चीजें प्रभावित करती हैं, उस पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप लागत और कीमतों में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती हैं कीमतें। अतः योजनाओं में चेंजेस करने पड़ते हैं, संशोधन लाना पड़ता है। यदि हम अपनी योजनाओं पर विश्वास ही नहीं करेंगे, जो योजना हम बनाते हैं यदि हम उस पर भरोसा नहीं करते, तो हम नियोजन करते ही क्यों हैं? नियोजन की आवश्यकता ही क्या है? नियोजन का अर्थ ही होता है कि हम भविष्य की दूरगामी योजना पहले ही बनाकर सुनिश्चित करें कि हमें भविष्य में क्या करना है, हमारे कार्य का प्रारूप कैसा होगा, हम क्या करने जा रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। तो यदि नियोजन पर हमें विश्वास ही नहीं, तो हम नियोजन भला करें ही क्यों? तो यही वजह है बच्चों कि इसके लिए हमें विश्लेषण करने की जरूरत महसूस होती है। तो नियोजन की सीमाओं में सबसे सर्वप्रमुख जो सीमा आती है, जो लिमिट होती है, वो होती है नियोजन दृढ़ता को उत्पन्न करता है। एक संस्थान में एक लक्ष्य को निश्चित समय के अंदर, एक समय सीमा के अंदर प्राप्त करने के लिए एक निश्चित सुनियोजित तरीके से योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। तैयार करके उसका ढांचा बनाया जाता है, किस हिसाब से कार्य होगा उसकी कार्यशैली बनाई जाती है। यही सभी योजनाएं भविष्य में कार्य करने के तरीके को निर्धारित करती हैं। प्रबंधक, जो मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं, वो इनमें परिवर्तन करने की अवस्था में नहीं होते, वो इसमें कुछ अधिक चेंजेस नहीं कर पाते। नियोजनों में इस प्रकार की दृढ़ताएं हमेशा कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं।
प्रबंधकों को बदले हुए सिचुएशंस, बदली हुई परिस्थितियों में उनसे सहयोग करने के लिए कुछ एग्जम्पशंस, कुछ छूट दी जानी चाहिए। कुछ उनके लिए प्रावधान रहना चाहिए कि इस सीमा तक आप इसमें छूट प्रदान कर सकते हो। किसी भी योजना का बदली हुई परिस्थितियों में अनुसरण करना, उनका पालन करना संस्थान के हित में कभी भी नहीं होता। इससे किसी भी संस्था का नुकसान अधिक होता है। ये अकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा नंबर पे जो पॉइंट आता है, जो मेन मुद्दा जो इसकी सीमा के अंतर्गत नियोजन की, वो है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। जब भी कभी व्यवसायिक संस्थान में वातावरण में परिवर्तनशीलता होती ही होती है। कोई भी चीज कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कुछ भी स्थायी नहीं होता। आपने सुना होगा, समय भी परिवर्तनशील है, ये दुनिया, ये समाज, सब कुछ परिवर्तनशील होता है। समय के साथ साथ सब चीजें बदलती हैं, कोई भी चीज एक जैसी कभी भी नहीं रहती। ये सार्वभौमिक सत्य है। वातावरण में भी ठीक यही बात साबित होती है। बहुत से आयाम होते हैं, जैसे आर्थिक पहलू से देखें तो अर्थव्यवस्था भी चेंज होती रहती है। आपने नोटबंदी के बारे में देखा, इससे पहले जो नोट प्रचलन में थे, मार्केट में, बाजार में उपलब्ध थे, एक समय के बाद, एक सरकारी ऑर्डर के बाद, आदेश के बाद वो प्रचलन से बाहर हो गए, अब वो आउट ऑफ यूज हो चुके हैं। इसी प्रकार राजनीतिक चीजें, राजनीति में आपने परिवर्तन देखे होंगे, कभी कोई सत्ता पर पार्टी उसमें होती है, कभी दूसरी पार्टी होती है बहुमत से। इसी प्रकार भौतिक, कानूनी, सामाजिक, ये सभी चीजें चेंजेबल होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन इनमें होते ही रहते हैं। संस्थान अपने आय को स्थायी रूप से इन परिवर्तनों के हिसाब से बदल लेते हैं, मोड़ लेते हैं, नई दिशा प्रदान कर लेते हैं। यदि आर्थिक नीतियों में कुछ संशोधन कर भी दिया जाए तो वो देश की राजनीतिक दशा स्थायी ना हो, या कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, तो वातावरण के रुझान का सही सही आकलन करना अत्यंत कठिन कार्य हो सकता है। बाजार की प्रतियोगिता वित्तीय योजना को बिखेर देती है, उसको खंडित कर देती है, तितर बितर कर देती है। बिक्री के लक्ष्य की दोबारा से आवृत्ति करनी पड़ती है, उसको दोहराना पड़ता है, और रोकड़ बजट में संशोधन जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी बिक्री पर ही आधारित होती हैं, आश्रित होती हैं, डिपेंड करते हैं। नियोजन प्रत्येक चीज का पूर्व ज्ञान नहीं रख सकता, अतः ये सभी प्रभाव नियोजन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी कमी इसकी यही है कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है और नियोजन रचनात्मकता को भी कम करता है। इसका एक अन्य जो लिमिटेशन है, जो कमी है, वो है कि नियोजन रचनात्मकता को कमी करता है। नियोजन एक इस प्रकार की क्रिया होती है जिसकी रचना शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के द्वारा की जाती है। बाकी संगठन इन योजनाओं को सिर्फ क्रियान्वित करवाते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य स्तरीय प्रबंधन और दूसरे निर्णायक लोग मिलकर ना तो उसमें कुछ चेंजेस कर पाते हैं और ना ही अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से कार्य करने की उन्हें अनुमति होती है। उन्हें इस प्रकार की कोई परमिशन, कोई आज्ञा नहीं होती। इसी तरह की और बहुत सी चीजें हैं जो कि इसके अंदर छुपी रहती हैं और इस वजह से ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। कई बार कर्मचारी योजनाओं का निरूपण ही नहीं कर पाते या केवल पेपर्स में ऑन पेपर्स आज्ञा पालन दिखाकर और खाना पूरी करते हैं, उसको क्रियान्वित नहीं करते। अतः नियोजन की सृजनात्मकता कम हो जाती है, उसमें कमी आती है। इसका कारण ये है
कि कार्यकर्ता उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं जैसा कि आम साधारण जनता सोचती है। जैसे आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, इसी प्रकार से कार्यकर्ता भी सोचने लग गए हैं। तो कुछ भी नया या कुछ भी इनोवेटिव आइडिया, नव परिवर्तन उसके अंदर नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो ड्रॉबैक या इसकी सीमा है वो है नियोजन में भारी लागत आती है। किसी भी चीज की प्लानिंग करने में उसमें भारी लागत आती है, उसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही नियोजन नहीं हो जाता। जब भी नियोजन किया जाता है तो इसमें धन के रूप में काफी मात्रा में धन लगाना पड़ सकता है, समय भी देना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए परिशुद्धता की जांच में बहुत अधिक समय लगता है। इसी प्रकार जो विस्तृत योजनाएं होती हैं, जो बड़ी बड़ी देश की प्लानिंग्स होती हैं, उसकी जो साइंटिफिक गणना होती है, जो साइंटिस्ट के तथ्यों पर, प्रमाणों पर आधारित गणना होती है, सूत्र, जानकारियां, तथ्य और अंकों का जो आंकड़ा होता है, उसको जानने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ये भी सफाई नहीं दी पाती कि योजना से क्या लाभ होने वाले हैं, या इसके लाभ होंगे भी या नहीं होंगे, कोई फायदा पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। कभी कभी तो नियोजन की व्यवहारिकता को जांचने के लिए कुछ अचानक से खर्चे आ सकते हैं। जैसे कोई मीटिंग आ जाती है, अचानक से कोई परिषद की मीटिंग रखनी पड़ती है, कभी व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ कुछ डिबेट या कॉम्पिटिशन्स, कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ खोजबीन करनी पड़ सकती है। इस प्रकार के कई आंकड़ों में समय और धन व्यय होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य पॉइंट जो इसकी सीमाओं में आता है वो है नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रोसेस है। इस नियोजन के अंतर्गत समय अधिक वेस्ट होता है। कभी कभी योजनाएं तैयार करने में ही इतना समय लग जाता है कि उनके लागू करने के लिए समय बचता ही नहीं है, समय की कमी पड़ जाती है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं होता। ये इसका सबसे बड़ा और सबसे अंतिम सीमाओं में से एक है कि नियोजन सफलता का मापदंड कदापि नहीं होता। ये कभी एश्योरेंस नहीं देता कि नियोजन कर लिया है तो आप 100%, 100% सफल हो ही जाओगे, ऐसा कदापि नहीं होता। एक उद्यम की सफलता तभी संभव हो पाती है जब उसकी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से किया जाए। सबसे पहले तो क्रियान्वयन से पहले योजना ठीक से बनी हो, योजना को ठीक से प्रारूप बनाया जाए और उन्हें समुचित रूप से, प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। तो इस अध्याय में हमने नियोजन की सीमाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब पाठ के अंत में हम नियोजन की विशेषताएं हम लास्ट अध्याय में देख चुके हैं। नियोजन की सीमाओं से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों को चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, नियोजन दृढ़ता या लोचशीलता उत्पन्न करता है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, ये इसका सही उत्तर है। सही विकल्प है कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, लोचशीलता उत्पन्न नहीं करता। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से क्या नियोजन की सीमा नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। क, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी रहता है। ख, नियोजन में भारी लागत आती है। ग, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। घ, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। तो इन ऑप्शंस में से नियोजन की सीमा नहीं है। जो सीमा नहीं है वह है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी रहता है, यह नियोजन की सीमा नहीं है। प्रश्न संख्या 3, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, कैसे, किस प्रकार कम करता है? तो इसका उत्तर है मध्य स्तरीय प्रबंधन तथा अन्य निर्णायक गण ना तो इसमें कोई विचलन करने के लिए अधिकृत होते हैं, ना तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और ना ही अपनी इच्छा से कुछ भी उसमें कार्य करने की उनको आज्ञा होती है, अनुमति होती है, परमिशन होती है। इस तरह से बहुत सी क्षमता और सृजनात्मकता जो उनके अंदर छुपी होती है, जो प्रतिभा या विवेक वो इस्तेमाल कर सकते थे,
आम परिस्थितियों में वह कहीं दबकर कुंठित रह जाती है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। प्रश्न संख्या 4, नियोजन में बहुत कम लागत आती है, यह सही है या गलत? तो नियोजन में बहुत कम लागत आती है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 5, एक संस्थान में एक लक्ष्य को निश्चित समय काल में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक संस्थान में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निश्चित समय काल में एक सुनियोजित, एक प्रॉपर योजना बनाकर उस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6, व्यावसायिक वातावरण स्थायी होता है, यह सही है या गलत? व्यावसायिक वातावरण स्थायी होता है, यह उत्तर गलत है, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण तो परिवर्तनशील होता है। तो आज हमने जाना कि नियोजन की सीमाएं क्या हैं और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। बाकी हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।